हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी। तो इसमें सबसे पहले परिचय दिया गया है सत्ता की साझेदारी चैप्टर का। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी। इससे हमें इन दोनों कहानियों से हमें ये पता चलेगा कि सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता के बंटवारे हैं, वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं और लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की इतनी ज़रूरत क्यों होती है। सत्ता के बंटवारे के उन रूपों पर बातचीत कर सकेंगे जिसकी चर्चा अगले 2 अध्यायों में की गई है। इस चैप्टर में हम 2 देशों की बात करेंगे। वो है एक तो बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो देखो, बेल्जियम है वो यूरोप एक उपमहाद्वीप है, उसका एक छोटा सा देश है। उसकी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो वो हरियाणा से भी ज़्यादा छोटा है। इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी के से करीब आधी। इस छोटे से देश में जातीय बनावट बहुत जटिल है। इस देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा है वो फ्लेमिश में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष जो बच गया 40 हिस्सा है वो वेनोलिया में रहता है और फ्रेंच भाषा बोलता है, और जो बच गए लोग वो जर्मन भाषा बोलते हैं। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे और वो आर्थिक विकास और शिक्षा में भी अधिक लाभ पाते थे। इससे जो डच भाषा के लोग थे वो ज़्यादा नाराज़ होते थे। इसके चलते 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन 2 समूहों के बीच टकराव का सबसे तीखा ब्रुसेल्स में दिखाई दिया था। तो इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे और धन और समृद्धि के मामले में वो लोग डच भाषा बोलने वाले लोगों से कम समृद्ध थे। अब बेल्जियम की तो कहानी देख ली, अब इसी की तुलना एक और देश से करते हैं, श्रीलंका से। श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका जो तमिलनाडु है उसके दक्षिण तट पर कुछ किलोमीटर दूर ही स्थित है। देखो तो एक बारी मैप में ज़रूर देखना। उसकी आबादी करीब 2 करोड़ की है, यानी हरियाणा के बराबर की। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा लोग रहते थे वो थे सिंहली लोग। सबसे ज़्यादा समूह के जो लोग रहते थे वो थे सिंहली लोग और उनकी जो संख्या थी वो थी 74%। और इसके बाद किसका नंबर आता था, वो थे तमिल लोग और इनकी 18% की जनसंख्या थी। तमिलों के भी 2 समूह रहते थे, एक तो श्रीलंका के मूल तमिल, वो 13% थे, और दूसरे थे हिंदुस्तानी तमिल जो ब्रिटिश शासन के काल में यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और ये भारत के तमिलों की ही संतान है। श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में आबाद है। जो सिंहली लोग थे वो तो बुद्ध थे और जो तमिल भाषाई लोग थे वो कई हिंदू थे और कई मुस्लिम थे, और वहाँ पर ईसाई लोग भी रहते थे और उनका हिस्सा 7% का था। तमिल और सिंहली दोनों की भाषाएं बोलते थे। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। जो बेल्जियम में डच भाषाई लोग थे वो बड़ी आबादी में थे, पर फ्रांसीसी भाषा और जर्मनी की जो भाषा थी उनकी इच्छाएं थोप सकते थे। मतलब इससे उनके बीच में लड़ाई भी बढ़ गई थी। संभव है कि देश बंट जाता और ब्रुसेल्स के पर 2 पक्ष अपना अपना दावा ठोकेंगे, क्योंकि ब्रुसेल्स वहाँ की राजधानी भी थी। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चलाया करते थे। देखो, जो बेल्जियम था वहाँ पर तो जो अल्पसंख्यक थे, मतलब फ्रेंच भाषाई, वो ज़्यादा समृद्ध थे, और लेकिन श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, जो अल्पसंख्यक लोग थे, वो समृद्ध नहीं थे। अब ये देखेंगे कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ, दोनों देशों ने इसका कैसे कैसे निपटारा किया था। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका था वो भारत से 1 साल बाद आज़ाद हुआ था।
श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। सिंहली समुदाय के जो नेता थे वो बहुसंख्यक के बल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहते थे और जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए थे। जो सिंहली लोग थे वो ज़्यादा थे और वो श्रीलंका पर अपना ही कब्जा जमाना चाहते थे और उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा था। 1956 में एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें जो तमिल है उसे उसकी भाषा को इतना महत्व ना देकर सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया था। जो विश्वविद्यालय थे सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्रधानता दे ही जा रही थी। मतलब अगर किसी को सिंहली भाषा नहीं आती तो उन्हें कोई नौकरी नहीं दी जाएगी और कोई विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं दिया जाएगा। एक संविधान में यह प्रावधान भी दिया गया था कि जो सरकार है वो बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। जो तमिल लोग थे उन पर सिंहली भाषा थोपी जा रही थी एक प्रकार से और वो शासन को लेकर थोड़े ही नाराज भी थे। ये लगने लगा कि जो सिंहली के नेतृत्व वाली राजनीतिक पार्टियां हैं वे उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उनकी कोई एहसास ही नहीं था उनकी भाषा को लेकर। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। नौकरियों में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा था, उन्हें अनदेखा किया जा रहा था। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ गए थे। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांग को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका, ये उत्तर ये पूर्वी, तो मतलब इन लोगों ने जो उत्तर पूर्वी श्रीलंकाई में स्वतंत्र तमिल इमाम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक संगठन बनाए थे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच में पारस्परिक अविश्वास ने बड़े बंटवारे का रूप ले लिया था। किनके बीच? जो सिंहली लोग थे और जो श्रीलंका के तमिल लोग थे उनके बीच में टकराव गृह युद्ध बन गया था। गृह युद्ध क्या होता है ये आपके लिए नया वर्ड होगा। गृह युद्ध होता है मतलब कोल्ड वार, सुना है इंग्लिश में से कोल्ड वार कहते हैं, मतलब युद्ध की संभावना होना लेकिन युद्ध नहीं होना। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई थी। इससे मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जो आर्थिक जीवन है उसमें काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। इसके और जो श्रीलंका है उसका गृह युद्ध कब खत्म हुआ था? उसका गृह युद्ध खत्म हुआ था 2009 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अब हमने ये तो देख लिया, श्रीलंका वालों ने तो अपनी सारी समस्याओं का निदान कर लिया। अब बेल्जियम की साझेदारी क्या थी, मतलब बेल्जियम ने क्या किया था? जो बेल्जियम के नेता थे उन्होंने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने अपने देश में जो क्षेत्रीय अंतर और जो सामाजिक विविधता थी उसे स्वीकार किया। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वो बहुत ही कल्पनाशील थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। बेल्जियम के मॉडल की जो कुछ मुख्य बातें थी वो निम्नलिखित है, उन्हें हम पढ़ेंगे। बेल्जियम के संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि जो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया था। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई के संसद का बहुमत उनके पक्ष में हो। देखो, अगर कोई कानून बनाएगी सरकार तो जो फ्रेंच भाषाई के मंत्री हैं और जो डच भाषाई के मंत्री हैं उन दोनों की बहुमत से कोई कानून पेश होगा और वही कानून आगे बनेगा। केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी वे देश के दोनों इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द मतलब सौंप दिया था। यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। जो ब्रुसेल्स है उसमें एक अलग सरकार है, उसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। मतलब जो फ्रेंच भाषाई लोग हैं उन्होंने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। डच भाषाई लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया है।
केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने के अधिकार हैं। देखो, आपको बेल्जियम का मॉडल थोड़ा जटिल लगा होगा। निश्चित रूप से यह है जटिल है, क्योंकि खुद जो बेल्जियम में लोग रहते हैं उनके लिए भी ये जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद फल वाली है। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आकांक्षाओं पर विराम लग गया था। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाया, ऐसा फैसला किया गया कि ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना जाएगा। तो ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, और ये यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ जो यूरोप के देश हैं उन सभी से मिलकर बना है यूरोपीय संघ। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है। बेल्जियम के नेता हैं, उन्हें ऐसा लगा था कि जो सभी समुदाय हैं, क्षेत्र हैं, उन सभी की भावनाओं का आदर करके देश की एकता मजबूत बनेगी। और इस एहसास के चलते ही जो दोनों पक्ष थे वो सत्ता की साझेदारी करने में सहमत हुए थे। लेकिन श्रीलंका में इसका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया था। जो श्रीलंका था उसमें जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग थे वो दूसरे पर अपना प्रभुत्व कायम कर रहे थे, सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दे रहे थे। इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती थी। तो इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सत्ता की साझेदारी जरूरी ही क्यों है? बंटवारे के पक्ष में दो तर्क दिए गए हैं। पहला तो ये है, सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच बंटवारे का अंदेशा कम होता है और सामाजिक टकराव आगे चलकर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, इसलिए सत्ता में हिस्से दे देने चाहिए। देखो, बहुसंख्यक लोगों का अपनी इच्छाओं को बाकियों पर थोपना थोड़ी देर के लिए तो लाभकारी लग सकता है, परंतु आगे चलकर देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का अल्पसंख्यकों पर अत्याचार केवल अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर वो बहुसंख्यकों पर भी हानिकारक हो सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही गई है, और वह बात कई ज़्यादा गहरी भी है। देखो, सत्ता की साझेदारी दरअसल जो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच में सत्ता को बांटा जाए। ये लोग इसी डर से रह रहे हैं, डरा मतलब डर। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के मामले से सभी समुदाय शासन व्यवस्था से जुड़ते। इसमें दो तर्कों में से एक हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपूर्वक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है, जबकि जो नैतिक तर्क है वो सत्ता के बंटवारे के महत्व को बताता है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, खलील की उलझन। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से है? देखो, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा ही नहीं किया जा सकता, इसकी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। देखो, लंबे समय से यही मान्यता चल रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए, मतलब प्रधानमंत्री के हाथ में। लेकिन अगर फैसला लेने की शक्तियां बिखर गई तो तुरंत फैसला लेने और उन्हें लागू करने की संभावना नहीं होती। देखो, शक्तियां एक जगह पर नहीं रहेगी तो उन्हें फैसला लेने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि सभी की चर्चाएं होंगी, बहस होगी। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। एक अच्छा लोकतंत्र सरकार वही होता है जो विभिन्न समूहों और उनके विचारों को सम्मान देता हो, जो सार्वजनिक नीतियां तय करता हो और उनकी बातें शामिल होती हों। इसलिए जो लोकतांत्रिक शासन है उनको अच्छा माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ जो प्रचलित उदाहरण हैं उन पर गौर करते हैं।
शासन के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। देखो इसमें क्या होता है, जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं वो एक ही स्तर पर रहकर शक्तियों का अलग अलग उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। देखो जैसे कोई नियम बना देते हैं तो उसे पहले आगे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नियम तय होता है। इसे किसी एक बंदे के हाथ में कोई भी राजनीतिक ताकत नहीं रह पाती। इससे हर अंग दूसरे पर अंकुश रहता, मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहता है, कि इससे जो विभिन्न संस्थाएं हैं उनके बीच में संतुलन बना रहता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में हम 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। हमारे देश की जो कार्यपालिका है वो सत्ता का उपयोग करती जरूर है, लेकिन यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश लगाती है। मतलब जो न्यायपालिका होती है वही सारे कानूनों पर अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था को नियमित और संतुलन की व्यवस्था भी कहा गया है। अगर कोई जो कानून है वो अगर जनता के हित के लिए नहीं होगा तो न्यायपालिका उसे लागू नहीं होने देगी। वो हमारे अधिकारों की भी रक्षा करती है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत के लिए क्षेत्र स्तर पर अलग अलग सरकार होती है। जैसे पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। इस स्तर की सरकार को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार भी कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसे नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं होती, लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि जो केंद्र और राज्य सरकार की बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, परंतु श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। जो राज्य सरकार से नीचे के स्तर की जो सरकारों के लिए ऐसी ही व्यवस्था हो सकती है। जो नगर पालिका और पंचायतें हैं ऐसी ही इकाई होती हैं। उच्च स्तर और निम्नतर जो स्तर है उसकी सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अलग अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये है कि जो सत्ता है वो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसके बीच में कई देशों में तो समान होती है, लेकिन कई देशों में समान नहीं होती। सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक समूहों, भाषाई, धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार है और ये इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। मैं पढ़ा था ना, बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार भी बनी हुई है। उनमें महिलाओं को गिना जाता है और इनकी भी विधायिका में अच्छी हिस्सेदारी होती है। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा। इस तरह व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक रूप से हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझें। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जैसे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एक अलग से पार्टी बनाई जाती है। और सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव, समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। देखो आपको ऐसे क्या लगता है कि जो बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है चुनाव में वो ठीक है या नहीं है? आप अपने विचारों से बताओ और कमेंट में बताना। देखो जो लोकतंत्र है उसमें जो लोगों के समान सत्ता के दावेदार हैं उनके बीच चुनाव का विकल्प होना जरूरी है। मतलब हम अलग अलग पार्टियों को वोट देकर उसकी सरकार बना सकते हैं। जो पार्टियां हैं वो सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं और हमें एक अच्छे नेता की पहचान हो सकती है। पार्टी की यह जो आपसी प्रतिस्पर्धा है इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्ता एक या समूह के हाथ में नहीं होता। यह एक बड़ी मतलब कोई भी अपनी पार्टी बना के सरकार बनवा सकता है। अगर बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक रूप वाले पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कई बार जो सत्ता की ये भागीदारी है वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो जैसे अगर एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो दो पार्टियां इकट्ठे होकर सरकार बना सकती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठन हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं।
देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इसमें ये है कि अगर स्कूल में हर महीने मॉनिटर बदला जाता है तो क्या आप इसे सत्ता की भागीदारी कहेंगे? अब तो हमारा चैप्टर होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और मैं बार बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बेस होता है, एनसीईआरटी ज़रूर से भी ज़रूर ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना है एनसीईआरटी का। और ये यूपीएससी पीसीएस वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।